तो ये 5 एंट्री आप लोगों ने डीआरआर से संबंधित पढ़ा था, ठीक है सर, बोलो ना। तो इस एंट्री में एक एंट्री हमसे गलती से कल थोड़ा छूट गया था, एक और एंट्री नीचे होता है जो ये डीआरआर का अमाउंट हम लोगों ने यहां बनाया है ना, ये जो डीआरआर का अमाउंट हम लोगों ने जितना रुपया भी यहां बनाया है एंट्री नंबर 3 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डीआरआर अकाउंट, ये एंट्री किए थे ना। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाता है इसी सेम अमाउंट को जो डीआरआर का अमाउंट है इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है रिडम्पशन हो जाने के बाद, मतलब सबसे लास्ट एंट्री हमारा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला एंट्री होगा। लॉजिक समझ रहे हैं? तो एक यहाँ पर एंट्री लिख लीजिए डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक लिख लीजिए, यहाँ पर छूट गया था। छठा नंबर ट्रांजेक्शन, छठा नंबर एंट्री लिखिए, जल्दी से लिखिए, डीआरआर ट्रांसफर टू, डीआरआर ट्रांसफर टू, दिख रहा है क्या? डीआरआर ट्रांसफर टू, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझ गए बात? एक ये ट्रांजेक्शन गलती से छूट गया था, इसको जल्दी से आप लोग ऐड ऑन कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है सर। डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो लिखेंगे, बताइए यहां पर जरा ऊपर देखिए, तो डीआरआर जब बना था तो हम लोगों ने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, डीआरआर क्रेडिट में है, दिख रहा है क्या? अब यही डीआरआर अगर हम लोग ट्रांसफर करें जनरल रिजर्व में तो ये कहां चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है बात? तो एंट्री हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ रहे हैं क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट। बस ये एक एंट्री आप लोगों को जोड़ लेना था, कल बाय मिस्टेक थोड़ा ध्यान से उतर गया, ध्यान पे नहीं आया, लिख नहीं पाए। चलिए, तो इसको लिख लिया आप लोग। और मैंने कुछ कहा था होमवर्क बना के लाने के लिए, क्वेश्चंस का बना के लाए हैं क्या? बोलो ना, होमवर्क बना के लाए हो? कुछ क्वेश्चन दिए थे डीआरआर से संबंधित, बोलो ना। देखो डीआरआर का क्वेश्चन बन जाता है तो बस एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और बच गया है इसमें बताने के लिए। डीआरआर के बाद एक कंसेप्ट बच गया है इस चैप्टर में बताने के लिए, जरा इधर लाना। यस, डीआरआर से संबंधित एक कंसेप्ट बच गया है, व्हेन डीआरआर बैलेंस इज गिवन। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे कि जब डीआरआर बैलेंस पहले से दिया हो, यहां तो हम लोग डीआरआर बना रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हो तो क्या करेंगे? अगर डीआरआर क्वेश्चन में पहले से दिया हो तो क्या करेंगे? तो आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डीआरआर के बारे में कि डीआरआर कैसे, डीआरआर से संबंधित कंसेप्ट कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं। ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, बट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सर अगर डीआरआर का बैलेंस जो है, अगर डीआरआर का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो आइए समझते हैं। हेडिंग बना लीजिए सब लोग जल्दी से। हेडिंग है व्हेन, हेडिंग है, जल्दी से साथ साथ लिखेंगे सब लोग, आवाज एक नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। When DRR balance is given, when DRR balance is given, जब DRR का बैलेंस दिया हुआ हो, जब DRR का बैलेंस दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, कल वाला ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को याद है कल हमने कहा था कि मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है, याद है? 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है और उस कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिवेंचर पर बताइए कि डीआरआर कितना बनाएगा? रिडम्पशन करना होगा ना, एक लाइफ टाइम के, एक टाइम पीरियड के बाद उस डिवेंचर का रिडम्पशन करना होगा ना। तो एक समय के बाद अगर उस डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है तो डीआरआर बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन। लॉ कहता है कि भाई आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। और डीआरआर का परसेंटेज कितना है बोलो? कितना परसेंटेज? 10% है। तो अगर 10% बनाता है तो 1 लाख रुपए का डिवेंचर का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया होगा। तो 10,000 रुपया का डीआरआर बनाया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो कि 6,000 रुपया का डीआरआर पहले से अवेलेबल है,
तो कंसेप्ट कहता है कि जितना रुपया पहले से अवेलेबल है उसको हटा दिया जाए, जितना रिक्वायरमेंट है उसमें से, मतलब रिक्वायरमेंट कितना था 10,000 का और पहले से कितना अवेलेबल है 6,000, तो 10,000 में से 6,000 को हटा दो, बनाना कितना पड़ेगा नया, नया कितना बनाना पड़ेगा 4,000, मतलब कि टोटल डीआरआर माइनस अवेलेबल डीआरआर कर देंगे तो कितना नया डीआरआर बनाना है निकल के आ जाएगा। लॉजिक समझ गए? तो बस यही कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है सर, यही है कि अगर डीआरआर बैलेंस पहले से दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो अगर डीआरआर बैलेंस पहले से दिया हुआ हो तो टोटल डीआरआर रिक्वायरमेंट कितना है बराबर कैसे निकलेगा, तो कितना टोटल कितना रिक्वायरमेंट है माइनस कर देंगे हम लोग कितना पहले से गिवन है, ठीक है सर, तो कितना नया डीआरआर बनाना होगा ये पता चल जाएगा। मतलब न्यू डीआरआर बराबर टोटल डीआरआर माइनस अवेलेबल डीआरआर, सिंपल बोलो ना। तो चलो लिख दो यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे न्यू डीआरआर बराबर न्यू डीआरआर बराबर टोटल डीआरआर माइनस अवेलेबल डीआरआर। सिंपल भाषा में बोलो अवेलेबल डीआरआर लिख दिए सर, टोटल डीआरआर माइनस अवेलेबल डीआरआर, मतलब कि हमें न्यू डीआरआर कितना बनाना है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कुछ डीआरआर अवेलेबल है। तो कितना निकल के आएगा सर, टोटल डीआरआर कितना होना चाहिए, उसमें से कितना पहले से अवेलेबल है, तो टोटल कितना होना चाहिए, मतलब मान लो कि अभी कितना निकाले थे 1 लाख रुपया का रिडम्पशन करना है तो डीआरआर 10% यानी 10,000 होना चाहिए, क्योंकि डीआरआर 10% ही बनाया जाता है ना रिडम्पशन अमाउंट का, तो रिडम्पशन अमाउंट का 10% डीआरआर बनता है, तो रिडम्पशन अगर 10% होता है तो 1 लाख रुपए का 10% कितना आएगा 10,000, तो 10,000 टोटल डीआरआर होना चाहिए। टोटल डीआरआर कितना होना चाहिए 10,000, लेकिन पहले से कुछ बैलेंस डीआरआर का गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे टोटल डीआरआर में से उस जो अवेलेबल है पहले से उसको माइनस कर देंगे ताकि पता चल जाएगा कि नया डीआरआर हमें कितना बनाना है। तो 10,000 एग्जाम्पल में हमारा था कि 10,000 टोटल डीआरआर की आवश्यकता है, लेकिन हमने कहा कि मान लो कि क्वेश्चन में अगर 6,000 रुपया अवेलेबल डीआरआर पहले से है तो नया डीआरआर और कितना बनाना पड़ेगा, तो 10,000 माइनस 6,000 बराबर 4,000, दैट्स इट। और बाकी के सभी एंट्रीज जो जैसे हुआ करते थे वैसे ही होंगे, सेम टू सेम, नो चेंज। आ रहा समझ में? मतलब पहला एंट्री शुरू करते हैं। पहला एंट्री रिडम्पशन के लिए लीगल प्रोविजन के साथ कल जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसमें से बोलना है, ठीक है। पहला क्या करना होगा सर, जिस साल में रिडम्पशन करना है उस साल के 30 अप्रैल को हमें क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना परसेंट, 15%। कितने अमाउंट का, जितना अमाउंट रिडम्पशन करना है डिवेंचर का उस अमाउंट का 15% इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन सा डेट को, 30 अप्रैल को। एंट्री क्या होगा उसका, डीआरआर थोड़ी बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना है। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विदाउट। दूसरा, उस इन्वेस्टमेंट को जिस दिन अब रिडम्पशन करना है उस दिन बेच दिया जाएगा, तो बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट खत्म, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तीसरा एंट्री क्या किया जाएगा, जिस दिन रिडम्पशन करना है उस दिन रिडम्पशन के पहले डीआरआई बनाना होगा। कितना परसेंट, 10%। तो एंट्री क्या होगा सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? 4 एंट्री हो गया सर। पांचवा एंट्री नहीं, 3 एंट्री हुआ ना। चौथा एंट्री रिडम्पशन प्रोसेस के लिए डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर किया जाएगा, बोलो ना। तो एंट्री क्या होगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बोलते क्या नहीं हो। अगला एंट्री डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, एंट्री बोलो ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? अब एक और एंट्री बताए थे कि डीआरआर को क्या करना होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। बट हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, जो आप लोग तीसरे वाले एंट्री में डीआरआर बनाए थे ना उस पर ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में पहले से डीआरआर अवेलेबल हो, कुछ बैलेंस कुछ अगर पहले से अवेलेबल हो तो क्या करोगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बनाओगे। मतलब टोटल डीआरआर में से जो पहले से अवेलेबल है उसको माइनस कर देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हमें और डीआरआर कितना बनाने की आवश्यकता है। ठीक है सर? अच्छा ठीक है। और लास्ट में डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। एक और बात सुनो जरा ध्यान से। मान लो
कि 10,000 टोटल, जैसे अभी हम एग्जांपल क्रिएट जो किए थे जिसमें बताए थे कि 1 लाख रुपया का टोटल डिवेंचर है और उसमें 10,000 रुपया का डीआरआर बनाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि 10% होता है। अरे बोलो ना भाई, 1 लाख रुपया का डिवेंचर है तो डीआरआर कितना परसेंट होता है? 10% ना, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। लेकिन मान लो पहले से ही अगर 10,000 रुपया का डीआरआर क्वेश्चन में अवेलेबल है, देन तो डीआरआर नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि 10,000 रुपया टोटल चाहिए और 10,000 रुपया पहले से अवेलेबल है, तो टोटल माइनस अवेलेबल, तो 10,000 माइनस 10,000, नया डीआरआर 1 रुपया नहीं। समझ गए? और मजे की बात सुनो ना, मान लो कि 10,000 से ज्यादा डीआरआर अवेलेबल है पहले से, देन तब क्या करोगे? कंपनी के बारे में सोचो ना, कंपनी क्या करेगी? 10,000 डिवेंचर रिडम्पशन करना है, मैंने डीआरआर बनाना है, आप पहले से बैलेंस दिया है 12,000, तो उस केस में भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात? हाँ, नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये मान लिया जाएगा कि 10,000 उसमें, उस 12,000 में से 10,000 रिडीम हो गया और 2,000 बैलेंस बचा हुआ है, आगे भी कभी इस तरह की जरूरत पड़ी तो उसका यूज किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा। चलो, मैं सारे के सारे केस बता दिए हैं सर, अब आप लोग आसानी से सवाल बना सकते हैं। आइए काम करते हैं, लीगल प्रोविजन के साथ एक क्वेश्चन बना के आज का क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि ये एक नया टॉपिक हम लोगों ने सीखा कि अगर डीआरआर बैलेंस दिया हो तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन ट्रायल कर लेते हैं, है ना सर? पीछे के भी कंसेप्ट जो डीआरआर का हम एक क्वेश्चन नहीं बनवाए थे, आप लोग बना के लाए होंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन एक हम बनवा लेते हैं ताकि अंदाजा लग जाए कि हाँ सर आप लोग को आता है। वैसे तो मैंने अभी पूछा, एंट्री आप लोग बता पा रहे थे, अच्छी बात है। चलिए खैर एक क्वेश्चन बनाते हैं, बोलिए कौन सा क्वेश्चन बनाए? अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बनाए क्या? चलो आ जाओ, 9 बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन सभी लोग गौर से देखेंगे, लिखा है बॉक्स में, देखेंगे सभी लोग, पेज नंबर 178, पेज नंबर 178, पेज नंबर 178, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2022 ए कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 14 लाख रुपया इन 12% डिवेंचर ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली ऑन 31 मार्च। आप लोग जरा हमें बताइएगा सर, 1 अप्रैल 2022 को एक कंपनी का आउटस्टैंडिंग रुपीज डिवेंचर के रूप में कितना रुपया है? 14 लाख रुपया है, जिसपे 12% डिवेंचर, जो कि 12% डिवेंचर है का मतलब 12% का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, और वो इंटरेस्ट पेमेंट 31 मार्च को हर साल होता है। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,80,000 इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और मजे की बात देखो ना, पहले से डीआरआर में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? अरे पहले से कितना रुपया पड़ा है? 1,80,000 रुपया पहले से पड़ा है। कितना पड़ा है? 1,80,000 रुपया पहले से पड़ा है। आगे कहता है ऑन 30 जून 2022 इट वॉज डिसाइडेड, और 30 जून 2022 को ऐसा डिसाइड किया गया है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम ऑल द डिवेंचर्स, और ऐसा डिसाइड किया गया कि सारा का सारा डिवेंचर रिडीम कर लिया जाएगा। अरे बोलो ना भाई, सारा का सारा डिवेंचर रिडीम कर लिया जाएगा। तो पास कहता है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल एंड इग्नोर एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट एंड टीडीएस। इंटरेस्ट और टीडीएस को इग्नोर करके चलना है, हम बताए भी नहीं है, क्वेश्चन कहेगा भी नहीं आपसे, ठीक है सर? इंटरेस्ट और टीडीएस वगैरह ये सब सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, तो अगर इस तरह की चीजें, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब आप कंपनियों में जाइएगा ना तो ये सब चीजें भी सामने आएंगी, इंटरेस्ट, टीडीएस वगैरह ये सब। तो जब आप टैक्सेशन वगैरह पढ़िएगा या थोड़ा और लेवल आपका बढ़ेगा तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा ये सब पढ़ने के लिए, अभी पार्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इसलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि इग्नोर कीजिए। अगर ऐसा सवाल कोई करता है, कोई मान लीजिए पढ़ उड़ के आया है ऊपर से, है ना, तो कहेगा कि ये सब भी सिचुएशन हो सकता है, तो सब चीज को इग्नोर करना है, ठीक है? अभी हमें फोकस करना है डीआरआर पे, सिर्फ और सिर्फ हमें कंसेप्ट किससे सीखना है? डीआरआर का। तो जरा बात कीजिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि 1 लाख कितने का डीआरआर पहले से है? 1,80,000 का। मजे की बात सुनिए, आप लोगों को डीआरआर का मैंने कंसेप्ट बताया था कि डीआरआर कितना परसेंट बनाना है? 10%। जानते हैं इस क्वेश्चन में भी आपके बुक में, इस क्वेश्चन में भी पुराने वाले परसेंटेज के हिसाब से डीआरआर बनाया है। मतलब पुराना में कितना था? 25%। और जानते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है 25% के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं? लेकिन न्यू प्रोविजन बुक में भी लिखा है कि 10% अब हो गया है, तो 10% के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना सारा चीज यार। लेकिन इस क्वेश्चन को भी पुराने प्रोविजन के हिसाब से सॉल्व किया। पुराना प्रोविजन मतलब लॉ, रूल, प्रोविजन बोलते हैं लॉ के भाषा में, रूल्स को प्रोविजन कहा जाता है। वही समझ रहे हो? पुराने प्रोविजन के हिसाब से, पुराने रूल के हिसाब से 25% पर सवाल बनाया है, ठीक है?
अगर 10% पर सवाल बनाया जाए तो सवाल बनाने में थोड़ा सा अंतर आ सकता है अकॉर्डिंग टू आंसर अगर चेक किए जाए तो। आंसर इसमें हो सकता है कि कुछ और दिया है, हम लोग का आंसर कुछ और है, क्योंकि 25% 10% में अंतर नहीं है ना सर, तो डिफरेंस हो सकता है, बट कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सवाल नंबर 9, चलिए सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलो ना भाई, कोई जर्नल एंट्री करना है ना, तो क्वेश्चन पहला जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो तो क्या होगा, अरे पहले इन्वेस्टमेंट करोगे ना भाई, कौन से डेट को, 30 अप्रैल 2022 को करोगे ना, तो बोलो डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं बोलोगे, बोलो ना, कितना रुपया सर, अरे इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं बोलो ना, 15%, तो टोटल डिवेंचर कितना रुपया है, 14 लाख, तो 14 लाख का 15% बताओ ना कितना होगा, नहीं बताओगे, कैलकुलेटर पे देखो, इधर कैलकुलेटर दिख रहा है क्या कॉर्नर पे, नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर, इधर कोना में दिख रहा है ना, इधर ये रहा, दिख रहा है क्या, तो 14 लाख रुपया, देखो 14 लाख, देखो तो है ना 14 लाख, 14 पर 5 को 0, 14 लाख का मैंने गुड़ा 15%, तो 15/100 बराबर कितना आया, 2,10,000। 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे ना, चलो तो यहां लिख दो 2,10,000, 2,10,000, कोई दिक्कत, @15% है ना जी सर। चलो एक हमको बात बताओ, दूसरा एंट्री क्या करोगे, सर जिस दिन अब रिडम्पशन किया गया है उस दिन इसको बेच दोगे, तो किस दिन रिडम्पशन का डेट बोला है, बोलो ना, किस दिन बोला है, 30 जून 2022 को डिसाइड किया गया है रिडीम करने के लिए। कब डिसाइड किया गया है, 30 जून 2022 को, तो यहां पर डेट डाल देना, ये 30 अप्रैल हो गया 2022 में, और ये 2022 में कब हो जाएगा, 30 जून को हो जाएगा। समझ गए बात, चलो ध्यान से सुनो, बेचोगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाबू एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा, अभी यहां मेरे सामने डीआरआई बोल दे रहे हैं, अभी भी हम मना कर रहे हैं कि मत बोलिए, एग्जामिनेशन में अगर गलती से भी डीआरआई लिखे चले है ना, नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये जान लीजिएगा। आप कहिएगा कि हम सवाल बना के आए थे, मेरा नंबर क्यों कम हो गया, इसी सब हरकत की वजह से। शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज किया कीजिए, खास करके जर्नल एंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं, पूरा लिखा कीजिए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पूरा लिखिए, नहीं तो आप बना के लाइएगा, नंबर नहीं मिलेगा, बाद में कहिएगा कि सब बना के लाए थे, नंबर कहां कट गया। आपको लगेगा कि सब सही बनाए थे, लेकिन बस लिखने में प्रॉब्लम हो गया है। शॉर्ट फॉर्म्स लिख के आए हैं, शॉर्ट फॉर्म से बहुत चिड़ होता है एग्जामिनर को, जो चेक करता है उसको नहीं पसंद होता है शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे जाते हैं उसको लिखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का शॉर्ट फॉर्म न बनाइए। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है वर्ड, तो पूरा लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा नंबर बताइएगा, इसी डेट को, सेम डेट को, तीसरा एंट्री क्या होगा तो बताएगा, बोलो ना, डीआरआर बनाने का, तीसरा एंट्री डीआरआर बनाने का। तो चलिए रिक्वायरमेंट बताइए डीआरआर का। अगर 10% के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो टोटल रुपया डिवेंचर का कितना है, 14 लाख। 14 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 1,40,000। और डीआरआर पहले से अवेलेबल कितना है क्वेश्चन में, 1,80,000। सर बनाना है टोटल 1,40,000, आप पहले ही से 1,80,000 है, तो बनाने की आवश्यकता है क्या, बनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं सर, पहले ही से जितना हमें टोटल चाहिए उससे ज्यादा पहले से अवेलेबल है, तो क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो डीआरआर का एंट्री ही यहां पर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। बट बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए जरा सा पुराने रूल के अनुसार, तो बताइएगा पुराने रूल के अनुसार 25%, क्लियर है बात। तो 2,80,000 का 25% निकाले, सॉरी 2 लाख का कह रहे हैं, 14 लाख का है ना। तो देखो कैलकुलेटर पे देखो, 14 लाख, 14 पर 5 को 0, 14 लाख हो गया, इंटू कितना परसेंट, 25 डिवाइड बाई 100, कितना आया ये, 3,50,000 रुपया। कितना आया, तो यहां देखना, यहां लिखे हैं 3,50,000 रुपया टोटल होना चाहिए। अब पहले से अवेलेबल कितना है, 1 लाख, नहीं पहले से अवेलेबल कितना है, 1,80,000 क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है, तो और कितना बनाने की आवश्यकता है, माइनस करना, 0 0 0 0, यहाँ 7, यहाँ हो गया 1, यानी 1,70,000। आंसर चेक करो, इतना ही दिया है,
आंसर कितना दिया है? न्यू रिक्वायरमेंट कितना है डीआरआर का? देखो 1,70,000। मतलब समझ रहे हो, पुराने वाले प्रोविजन के अनुसार, मतलब 25% के अनुसार बनाया है सवाल को। लॉजिक क्लियर? बोलो ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर डिबेंचर रिडम्पशन का सवाल एग्जाम में आ गया, 5 नंबर में आ सकता है ऐसा सवाल, अगर आ गया तो ये नोट जरूर लिखिएगा। अगर पुराने रूल के हिसाब से बनाए हैं तो भी नोट लिखिएगा क्वेश्चन के नीचे, और नए रूल के हिसाब से बनाए हैं तो भी नोट जरूर लिखिएगा कि हम भाई पुराने हिसाब से बनाए हैं, या ये लिख दीजिएगा कि हम नए हिसाब से बनाए हैं। हिसाब माने वो पूरा बात लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस ऑफ न्यू सेबी गाइडलाइंस, द रेट ऑफ डीआरआर इज 10%, है ना। वी एज्यूम, ऐसा एजम्पशन लिख दीजिएगा नोट बना करके। तो अगर पुराने रूल के हिसाब से बना है तो भी ये एजम्पशन लिख दीजिएगा कि हमने ऐसा माना है कि सेबी हमने ऐसा माना है कि डीआरआर का जो रेट ऑफ डीआरआर होगा वो कितना परसेंट होगा? 25%। जो भी मतलब आप माने हैं ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर मान लीजिए नए रूल के हिसाब से सोच रहा होगा, आप पुराने हिसाब से लिख के आए हैं तो भी गलती हो जाएगा। एग्जामिनर मान लीजिए पुराने जमाने का है, अब पुराने हिसाब से सोच रहा है, उसको नए गाइडलाइन पता नहीं है, तो पुराने हिसाब से सोचेगा। आप नए हिसाब से बनाए हैं तो भी गलती काट देगा। तो ये नोट अगर दे दीजिएगा ना कि सर 25 से बनाए हैं कि 10% के हिसाब से बनाए हैं, आप पूरा बात लिख दीजिएगा। अगर पुराने हिसाब से बनाए हैं कि 25% से बनाए हैं, एंड न्यू गाइडलाइंस जो है वो 10% का हो गया, बट हमने 25% बनाया है, अगर ये बात आप लिख देते हैं तो फिर चाहे एग्जामिनर कोई भी हो, नंबर आपका नहीं कटेगा। बस 2 लाइन तो लिखना है। समझ गए कॉन्सेप्ट हम क्या बताना चाहते हैं? ये 2 लाइन का नोट जरूर छोड़ दीजिएगा जर्नल एंट्री के नीचे। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ना जो ये जॉनसन हम बता रहे हैं, जो पॉलिसीज, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, सीए वगैरह का जब पढ़ाई करोगे सीएमए का, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट फाउंडेशन इंटर लेवल पे आएंगे जिसमें ये एजम्पशन लिखना पड़ता है। टीचर्स खास करके बताते हैं कि बाबू ये एजम्पशन यहां लिखा करो, ठीक है। नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर कुछ और पॉलिसी सोच रहा होगा, कुछ और मेथड सोच रहा होगा, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको वहां क्लियरिफाई करना होगा कि हमने ये किया है, ये भी हो सकता है। ये बात आपको एजम्पशन में वहां लिखना पड़ता है, समझ रहे बात? तब जाके एग्जामिनर कहेगा कि हाँ ब्लड का कुछ पढ़ के आया है, नंबर देगा। नहीं तो बस सही बना के आए हैं फिर भी नंबर कम मिल सकता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं अपने। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहला एंट्री हो गया। दूसरा, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू आंसर चलते हैं, मतलब न्यू ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से। क्लियर है बात? तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया और हमने पाया, क्या पाया सर? कि टोटल 3,50,000 की आवश्यकता है और अवेलेबल पहले से कितना है? अरे बोलो ना भाई, अवेलेबल 1,80,000 है, तो रिक्वायरमेंट और कितनी है? न्यू कितनी और बनानी पड़ेगी? 1,70,000 रुपया। चलो सर, तो न्यू बनाना पड़ेगा 1,70,000 रुपया। तो यहां बताओ डीआरआर बनाने का एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। समझ गए बात? डीआरआर अकाउंट। और ये वर्किंग नोट में आप लोग कीजिएगा और अच्छे से, वर्किंग नोट नंबर 1 के नाम से यहां दिखा दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। समझ गए? कितना रुपया? 1,70,000 रुपया। डन सर, कोई दिक्कत? चलिए चौथा नंबर बताइए। डीआरआर भी बन गया, अब क्या करें सर? अब क्या करें? डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट कीजिए। तो कीजिए, बोलिए एंट्री क्या होता है? परसेंटेज 12% है ना, तो 12% लिखना पड़ेगा ना भाई। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बोलो ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। बहुत बढ़िया सर। कितना रुपया जी? अरे टोटल डिवेंचर कितने का था? 14 लाख रुपया का था। टोटल 14 लाख लिखना पड़ेगा ना। चलो 5वां एंट्री बोलो, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री बोलो डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अरे बोलो ना भाई, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दिए। कितना रुपया? 14 लाख रुपया। ठीक है सर। अब इस 14 लाख रुपए को क्या करोगे? नहीं, 14 लाख रुपए का पेमेंट हो गया, लेकिन जो डीआरआर बनाए थे उस डीआरआर को क्या करोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। समझ गया बात? अरे बोलो ना, कहां गया? ये है ना? चलो बोलो, जो डीआरआर बनाए थे कितना रुपया ट्रांसफर होगा सर? जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? तो कहता है कंसेप्ट कि जितना रुपया डीआरआर की आवश्यकता थी, कहने का मतलब लॉजिकली सोचिएगा, यहां पर ऐसा सोचिएगा। मान लीजिए कि 1,80,000 पहले से अवेलेबल था, 1,80,000 पहले से अवेलेबल था,
नया बनाया 1,70,000, टोटल मिला के 3,50,000 की आवश्यकता थी। अगर ये 1,80,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया होता पहले से, तो क्या वो अवेलेबल डीआरआर के रूप में दिखता ही नहीं, फिर तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। डीआरआर कहां है? डीआरआर है 1,80,000 का मतलब ये हुआ कि वो ट्रांसफर नहीं हुआ जनरल रिजर्व में, यानी इसको भी करना पड़ेगा ना। ये तो होगा ही होगा जो नया बनाया है, यानी दोनों मिला के टोटल कितना होगा ट्रांसफर? पूरा 3,50,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉजिक क्लियर? यानी कि कोई पूछे कि डीआरआर जो है वो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, जो नया बना है वो कि पूरा, तो लॉजिक बता दोगे कि पूरा क्यों होगा? चलो तो पूरा यहां ट्रांसफर किया जाएगा, तो ट्रांसफर करो। लास्ट एंट्री, छठा एंट्री क्या होता है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री बोलो ना भाई। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। किसी को दिक्कत? कितना रुपया? टोटल 3,50,000, और इसके साथ ही आपका सवाल बनके खत्म होता है। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या ये सब? नहीं ना, जानते हैं आपके 12th क्लास में कंपनी में ये सब कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लोग मैंने क्या कहें, इतना आसान आप लोगों को लग रहा है, लेकिन वास्तविकता जान लीजिए कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट के गिनती में आता है। ये आपके किताब का कुछ टफेस्ट माने टफ लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें इसकी गिनती होती है इस डीआरआर के कॉन्सेप्ट का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप लोगों को इतनी बार रिपीट करवा दिए, इस तरीके से समझाएं कि टफ नहीं लग रहा होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। और सिंकिंग फंड मेथड जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट आता है डीआरआर में, बताते हैं आप लोगों को। डीआरआर कह रहे हैं मतलब डिवेंचर का जो रिडम्पशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी पार्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है, ओन डिवेंचर वाला भी। ठीक है सर। एक और आता है ओपन मार्केट परचेज, या इस तरीके से मैंने 2-4 कॉन्सेप्ट्स और आते हैं। जब आप लोग इंटर लेवल पे आइएगा, सीए इंटर लेवल पे, तो वो सब डिवेंचर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन किए जाते हैं। जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो है ही, वो तो बेसिक्स में ही बता दिया जाएगा। जब इंटर लेवल पे ये वापस से चैप्टर आपको मिलेगा, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर, तो इंटर लेवल पे आइएगा तो वापस ये चैप्टर मिलेगा, और वहां पे ये जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा 12th क्लास में, ये बेसिक्स में ही बता दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड ऑन किए जाएंगे इसमें, जैसे जो मैंने कहा सिंकिंग फंड हो गया, ओपन मार्केट हो गया, ओन डिवेंचर परचेज हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐड किए जाएंगे। अरे बस समझ में खैर, वो सब टॉपिक की बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। 12th क्लास में जो रिक्वायरमेंट है डीआरआर से संबंधित, रिडम्पशन डीआरआर की बात, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में डीआरआर की बात, वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैलकुलेशन देख लिया कैसे होता है। अब हम लोग तैयार हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आगे बढ़ सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे या इसके सवाल पे आगे बढ़ सकते हैं। जो भी सवाल इसमें दिया है, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। एक और टॉपिक आप लोग इसमें बता देते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जो डिवेंचर का अमाउंट है उसका रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन करने का एक तरीका मैंने और भी बताया था कि क्या कीजिए सर, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, बताया था ना। और उसको कह दीजिए कि भाई तुम पैसा मत दो, जितना रुपया पहले से डिवेंचर के रूप में देकर रखे हो, हम मान लेते हैं कि तुम्हारा इक्विटी, तुम उसके बदले में तुमको पैसा लौटाएंगे नहीं, उसके बदले में तुमको शेयर दे देते हैं। क्लियर हो गया? तुमको मालिक बना देते हैं क्रेडिटर से। तो ये एक तरीका है कि नहीं है? तो ये हम लोग एक टॉपिक के रूप में आइए पढ़ लेते हैं, और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ कह रही थी? जो रिजर्व बना रहे हैं वो तो डिवेंचर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बना रहे हैं, तो फिर उसको हम जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करेंगे? देखो बताते हैं। ये बस एक लीगल प्रोविजन है डीआरआर बनाने का या इन्वेस्टमेंट करने का। बेसिकली देखा जाए तो डीआरआर भी हम लोग कितना बना रहे हैं, 10%। इन्वेस्टमेंट भी कितना कर रहे हैं, 15%। और ये 10% 15% से तुमको क्या लगता है कि डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा? नहीं, बस वो गवर्नमेंट आपको चेक करना चाहती है कि आप उस लायक हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है डिवेंचर होल्डरों के साथ कोई फ्रॉड हो जाए। आप उस लायक हैं कि नहीं कि आपके पास पैसा है और डिवेंचर होल्डर का आप पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि जानते हो डिवेंचर्स वगैरह का पेमेंट करने में ना बहुत फ्रॉड्स होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं। और ये सब फ्रॉड्स को कम से कम करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट इन सब चीजों को रूल्स रेगुलेशन ये सब लाते हैं कि काम करो, पहले 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा करो। देखो क्या इन्वेस्टमेंट कहां होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। गवर्नमेंट कहीं और भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकता था,
लेकिन नहीं, कोई और नहीं करना है। कहां करना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। मतलब एक तरह से ये सब क्या है? सिक्योरिटी के रूप में। सिक्योरिटी समझ रहे हैं? सुरक्षा। मतलब गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि आप कैपेबल हैं कि नहीं, आप लायक हैं कि नहीं कि डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन है और कुछ नहीं, रूल्स से ज्यादा कुछ नहीं है। रूल्स है क्योंकि उस पैसे से तो रिडम्पशन होना है नहीं, उतने पैसे से, है कि नहीं? क्योंकि पूरा का पूरा 14 लाख पेमेंट करना है ना सर। तो ये बस रूल्स रेगुलेशन है कि छोटे छोटे नियम बना दिए गए हैं कि भाई डीआरआर बनाओ और फिर उसको क्या करो, जनरल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर कर देना, वो आप ही का पैसा रहेगा। समझिए बात? तो बस ये पार्ट्स ऑफ रूल है और कुछ नहीं। चलो, तो ये डीआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। और डीआरआर अगर पहले से कुछ अवेलेबल हो तो क्या करेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया, सवाल बना के देख लिया, सारे के सारे इसमें टॉपिक हो गए हैं। एक टॉपिक छोटा सा बच गया है जिसको कह सकते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ये हम लोग पढ़ सकते हैं कि शेयर्स में कन्वर्ट करके कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो ना, अरे एक एंट्री तो है, बस एक एंट्री है। सुनो इधर, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। तो डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है तो डिवेंचर खत्म, डिवेंचर एक लायबिलिटी है, डिवेंचर खत्म और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। यही होगा ना? शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और डिवेंचर खत्म तो एंट्री बोलो ना। डिवेंचर अकाउंट डेबिट एक्टिव, शेयर कैपिटल अकाउंट खत्म, कंसेप्ट खत्म, बस समझिए बात। डिवेंचर खत्म क्योंकि कन्वर्ट कर दिए ना, तो डिवेंचर नाम का लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा शेयर में कन्वर्ट करने से। तो शेयर कैपिटल कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। खत्म, बना लोगे? चलो।